नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जानने से पहले आइए हम संसद के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और दोस्तों, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। अर्थात आपसे अगर पूछ ले कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और दोस्तों, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। अर्थात भाग 5 का संबंध संघ से है, केंद्र से है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 5 में ही राष्ट्रपति का उल्लेख है और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। आइए अब राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। अर्थात राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है। अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। लेकिन जो कार्यपालिका शक्ति होती है, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका है औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। तो जो दोस्तों औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, यह नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है और इस कौन करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है और इसमें कुल निर्वाचक मंडल होते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उसी को निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद में कौन कौन सदन होता है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के सदस्य होते हैं और विधानमंडल के सदस्य होते हैं। अब संसद में कौन होता है और विधानमंडल में कौन होता है, तो संसद में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। विधानमंडल में केवल विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों,
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेद 56 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक होगा। और अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि एक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा भी वह चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। यह अनुच्छेद 57 में कहा गया है। तो दोस्तों, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। यह अनुच्छेद 57 में कहा गया है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वो कौन थे। तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों, अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता से है। अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। और दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, अर्थात हर कोई राष्ट्रपति यदि बनना चाहे तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव हर कोई नहीं लड़ सकता है। इसके लिए यह प्रस्तावक है कि निर्वाचक मंडल के लिए 50 की राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये जो 50 प्रस्तावक है और 50 अनुमोदक हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य कोई भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग होने चाहिए। 50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए, 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए। ये जो 50 प्रस्तावक है, ये अपना प्रस्ताव लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि हम इन्हें राष्ट्रपति का सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 50 अनुमोदक है, यह लिखित रूप से चुनाव आयोग को जानकारी देंगे हम इनके पक्ष में हैं, इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह आपका क्लियर हो गया होगा कि 50 प्रस्तावक क्या होते हैं और 50 अनुमोदक क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 59 है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। पहली शर्त है ₹15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी और वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। यह राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 क्या है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति को शपथ से संबंधित है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वह अनुपस्थित हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अनुच्छेद 61 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अनुच्छेद 61 से किसका संबंध है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब कब लगता है, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यह संविधान का अतिक्रमण करने पर
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे लगाई जाती है या इसमें क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट आपका है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कह रहा है कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी और जिस पर संसद के सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब हम राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं और राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी क्या क्या अधिकार होते हैं, वह राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का क्या चुनाव होता है। तो नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दूसरे नंबर पर आपका है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और तीसरा आपका है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और नियुक्ति संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब हम विधायी शक्तियां या कानूनी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति को क्या क्या विधायी शक्तियां या कानूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। इतना तो आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है, चाहे वह लोकसभा से पास हो गया हो या राज्यसभा से पास हो गया हो। जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। और दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अर्थात संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और तीसरा पॉइंट है, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और चौथा आपका क्या है, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। मतलब कि संसद में कोई विधेयक पेश करना हो तो सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है कि हम यह विधेयक संसद में पेश करने वाले हैं। जैसे धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए। अब हम राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि पीछे देख चुके हैं, अब हम संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार यह राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। नंबर 1 पर आपका है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और दूसरा आपका है,
पहले लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। तो दोस्तों आपका लोकसभा में पहले राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी मनोनीत करते थे। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अर्थात जो आंग्ल भारतीय सदस्य थे, लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब हम राजनैतिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो इसमें नंबर एक पर आपका है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसीलिए दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता करना हो या संधि करनी हो तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं। दूसरे नंबर पर आपका है, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति प्राप्त होती है और सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोस्तों, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, तो राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री के अंतर्गत तीनों सेनाएं होती हैं, जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अर्थात तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त होती है। यह आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। और विशेष शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त होती हैं। तो नंबर एक पर है, दोस्तों, राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ क्या प्राप्त होती हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त हैं। तो नंबर एक आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर दो आपका है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, नंबर तीन आपका है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। इन तीनों में चार चार का अंतर होता है। जैसे इन अनुच्छेदों में चार चार का अंतर है, जैसे 52 4 56 और 56 4 60। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को आपातकालीन संबंधित शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना हो या राष्ट्रपति शासन लगाना हो या वित्तीय आपातकाल लगाना हो, तो इनसे संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एकमात्र व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति बने थे वह कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल दो बार राष्ट्रपति बने हैं। अर्थात एकमात्र व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति बने हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे नंबर पर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी।
तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और आपसे यह पूछ लिया जाता है कि कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति या निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और एक ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई हुई है। तो दोस्तों वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।